गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मुद्रा के कार्य तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका। देखिए, मुद्रा क्या क्या काम में आती है, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार भूमिका निभाती है। मुख्य तौर पर हम जानते हैं मुद्रा विनिमय का माध्यम है, यानी लेन देन में हमें कोई भी वस्तु लेते हैं तो उसके बदले हमें मुद्रा देनी पड़ती है, और किसी मूल्य का मापक है। किसी प्रकार के भुगतान करने हो तो उसको विलंब किया जा सकता है, यह एक मानक है। मूल्य के भंडार के रूप में भी कार्य करती है। इसके साथ ही इसकी अनेक गतिशील कार्यों को पूरा करके भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। देखिए, इसके विभिन्न कार्य क्या है। मुद्रा के विभिन्न कार्य। पहला कार्य दिया है मुद्रा का, इसका बड़ा प्रश्न बन रहा है और यहाँ बार बार आता है कि मुद्रा के कार्य तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका है। तो पहला कार्य है विनिमय का माध्यम। आपको पहले बताया गया है विनिमय लेन देन की प्रक्रिया, किसी भी वस्तु या सेवा के लेन देन की प्रक्रिया को विनिमय कहा जाता है। अब देखिए, विनिमय हमारे लिए मुद्रा का यह कार्य वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को समाप्त कर देता है, क्योंकि वस्तुओं के बदले वस्तु आदान प्रदान करने में बड़ी समस्या थी। दो आवश्यकताओं को ढूंढना पड़ता था। अब यह मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। यही वह विशिष्ट गुण है जो मुद्रा को अन्य संपदाओं से पृथक करता है। मुद्रा का माध्यम के रूप में उपयोग विनिमय क्रिया को सुविधाजनक बना देता है। यह इसका प्रमुख पहला कार्य है। दूसरा कार्य खाते की इकाई या मूल्य का मापक की सामान्य तय मुद्रा के सामान्य मापक का कार्य करती है कि मुद्रा हमें किसी भी प्रकार से मापक के रूप में काम करती है। इसकी सहायता से सभी वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय मूल्य को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। विभिन्न पैमानों पर अनेक वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय मूल्य से एक समान इकाई मुद्रा में व्यक्त करके एक उचित लेखा तंत्र बनाया जा सकता है। मूल्य के एक मापक के रूप में मुद्रा की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसका स्वयं का मूल्य परिवर्तित होता रहता है। कि मुद्रा का मूल्य हम जिस प्रकार संविधान के अनुसार मान्य होते हैं उसका मूल्य परिवर्तित करते रहते हैं। विलंबित भुगतानों की मानक कहते हैं किसी भी प्रकार के भुगतान को हम विलंब कर सकते हैं, बाद में धन दे सकते हैं और वस्तु ले सकते हैं। मुद्रा वह इकाई है जिसके द्वारा स्थगित या भावी भुगतान सरलता से निपटाए जा सकते हैं। जो भुगतान तत्काल न करके भविष्य के लिए टाल दिए जाते हैं, ये स्थगित भुगतान कहलाते हैं। क्योंकि ऋण भी एक प्रकार का स्थगित भुगतान है, अतः ऋणों को भी मुद्रा के रूप में चुकाया जाना सर्वाधिक सरल है। मुद्रा का मूल्य अन्य संपदाओं की तुलना में अधिक स्थिर रहता है। इसमें सामान्य स्वीकृति का गुण पाया जाता है। मुद्रा को स्थगित भुगतानों का श्रेष्ठ मानक माना जाता है कि इसको किसी प्रकार से स्थगित किया जा सकता है और बाद में धन दिया जा सकता है, वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। फिर है मूल्य का भंडार। मूल्य का भंडार से मतलब है कि हम मुद्रा को एक जगह एकत्रित कर सकते हैं भंडार के रूप में, और फिर उसको जब चाहे उसको हम काम में ले सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि लोग अपनी धनता संपदा को मुद्रा के रूप में रख सकते हैं। मुद्रा दो प्रकार से, एक तो जैसे मान लो धन के रूप में हम एकत्रित पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। संपदा के रूप में हम कोई भी भूखंड, मकान, दुकान आदि खरीद सकते हैं, वो संपदा हो गई। जब हम उस संपदा को बेचना चाहे तो तुरंत मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार मूल्य के भंडार के रूप में एकत्रित की जा सकती है। मुद्रा मूल्य के संचय के रूप में भी कार्य करती है कि मुद्रा एक ऐसी है कि हम इसमें थोड़ा थोड़ा बचत कर सकते हैं। मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य मुद्रा की क्रय शक्ति से। मुद्रा मूल्य का एकमात्र भंडार नहीं है, अन्य वस्तुएं तथा संपदाएं भी मूल्य के भंडार का कार्य करती है। कि कोई भी हम मुद्रा के द्वारा कोई वस्तु खरीद ली, उस वस्तु को हम बाद में भी बेचना चाहे तो हमें मुद्रा प्राप्त हो सकती है। और संपदाएं कि हम भूखंड वगैरह या किसी प्रकार से दुकान या कोई भी किसी प्रकार से मकान, फ्लैट, वो खरीद करके पुनः उससे हम धन प्राप्त कर सकते हैं।
इस संदर्भ में मुद्रा से प्रतियोगिता करती है। मूल्य के भंडार के रूप में मुद्रा विशिष्ट है क्योंकि यह सर्वाधिक सरल और परिश्रम गति है। इस प्रकार मुद्रा की एक अलग परिभाषा दी गई है। इस प्रकार मुद्रा वह वस्तु है जो सामान्य रूप से विनिमय के माध्यम और मूल्य के मापक, मूल्य के संचय, स्थगित भुगतानों के मानक के रूप में प्रयोग की जाती है। तो ये मुद्रा की हम दूसरी परिभाषा के रूप में बता सकते हैं। और फिर वाकर व हार्टले विदर्स ने भी मुद्रा की एक अलग परिभाषा दी है। उन्होंने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। फिर प्रमुख अर्थशास्त्री क्राउथर के अनुसार मुद्रा की परिभाषा इस तरह से दी है कि किसी भी वस्तु के रूप में दी जा सकती है जिसे साधारणतः विनिमय का माध्यम स्वीकार किया जाता हो और इसके साथ ही जो मूल्य के मापक और मूल्य के संचय का भी कार्य करती हो। फिर अंतिम कार्य दिया है मुद्रा के अन्य कार्य तथा अर्थव्यवस्था में भूमिका। ये साधारणतः क्या काम करती है? हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है और इसमें जैसे मुद्रा की सहायता से मूल्य का हस्तांतरण सुविधाजनक हो जाता है। मुद्रा अर्थव्यवस्था में साख का आधार प्रदान करती है। लोग अपनी राय का एक हिस्सा बैंकों में मुद्रा के रूप में जमा करवाते हैं। इस जमा धन से ही बैंक साख का सर्जन करते हैं। साख का तात्पर्य यहाँ फसल से नहीं है। साख का तात्पर्य यह कि किसी के द्वारा लिया गया ऋण सही समय पर अदायगी करना ही साख कहलाता है। कोई भी व्यक्ति ऋण ले रहा है और उस ऋण को सही समय पर जमा करा देता है तो उसे कहते हैं उसकी साख, यानी कि उसने लिए गए ऋण को सही समय पर अदायगी किया। तो इस प्रकार जमा धन से बैंक की साख का सर्जन करती है मुद्रा। मुद्रा ने पूंजी को गतिशीलता प्रदान करके भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। मुद्रा के कारण ही पूंजी को एक उद्योग से दूसरे उद्योग में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव हुआ है। मुद्रा की सहायता से ही वस्तुओं को निवेश में परिवर्तित किया जाना संभव हुआ है। अर्थव्यवस्था में बचतकर्ता तथा निवेशक दो अलग अलग वर्ग हैं। बचतकर्ता अपनी वस्तुओं को मुद्रा के रूप में और बैंक में आदि वित्तीय संस्थाओं में जमा करवा देता है। ये संस्थाएं व्यवसायों को निवेश हेतु यह मुद्रा उधार दे देती है। फर्में या व्यवसाय मुद्रा को किसी उत्पादकीय निवेश में लगा देते हैं। इससे अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है और अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर होती है। अब देखिए निवेश एक महत्वपूर्ण परिभाषा है कि किसी जो अर्थव्यवस्था में वास्तविक उत्पादन संपदा के स्टॉक में वृद्धि करता है। जैसे मान लो हमारी कंपनी के द्वारा लगाया गया धन है, राष्ट्रीय कंपनी, तो हम राष्ट्रीय कंपनी के द्वारा लगाए गए धन को तो हम निवेश कहते हैं और विनिवेश उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा लगाया गया धन विनिवेश कहलाता है। अब देखिए हमने पीछे लेसनों में पढ़ा है बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी कंपनी जो दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रित रखती है, उसको हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियां जो दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं व सेवाओं के मध्य अपने नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती है, उसको हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। देखिए यहाँ आसानी हमने मुद्रा के द्वारा ही उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि या कल्याण की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। मुद्रा आसानी से विभाज्य है। जैसे हमने वस्तु विनिमय में किसी प्रकार से विभाजन करना मुश्किल था, जैसे घोड़े के बदले भेड़ देना आसान नहीं था, किंतु यहाँ हम मुद्रा को डिवाइडेशन कर सकते हैं, अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। उपभोक्ता अपनी मुद्रा को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर इस प्रकार व्यय कर सकता है, व्यय यानी खर्च कर सकता है कि उनके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। मुद्रा उपभोक्ताओं को वस्तुओं के चुनाव की स्वतंत्रता भी प्रदान करती है कि मुद्रा एक ऐसी है, कोई भी किसी प्रकार की वस्तु का हम चुनाव कर सकते हैं, उसको सही समय पर खरीद कर सकते हैं। मुद्रा उत्पादन के क्षेत्र में महती भूमिका अदा करती है।
मुद्रा के द्वारा श्रम विभाजन विशिष्टीकरण को अपनाने से बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो पाया है। अब विशिष्टीकरण तब गठित होता है जब एक आर्थिक संसाधन एक विशिष्ट वस्तु या सेवा को उत्पादित करता है। जब उत्पादक कार्य को विभिन्न श्रमिकों में उपविभाजित कर दिया जाता है तथा प्रत्येक इकाई श्रम वस्तु या सेवा के उत्पादन की एक विशिष्ट कार्य करता है तो इसे श्रम विभाजन कहा जाता है कि उसमें किसी न किसी प्रकार से एक इकाई के कार्य को वस्तु या सेवा के रूप में विशिष्ट कार्य के रूप में करता है तो उसे श्रम विभाजन कहते हैं, यानी कि काम का बंटवारा। अब देखिए, श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण से उत्पादकीय कुशलता में वृद्धि होती है, उत्पादन का उच्च स्तर प्राप्त होता है। मुद्रा के अभाव में समस्या ये थी कि जो उत्पादन प्राप्त हुआ उसका उत्पादन में संलग्न सही इकाइयों में वितरण कैसे हो। मुद्रा के माध्यम से उत्पादन में संलग्न विभिन्न उत्पादक इकाइयों में उत्पादन का वितरण संभव है। प्राप्त कुल उत्पादन या वस्तु को विभाजित किया जाना सदैव संभव नहीं है। हमने पीछे पढ़ा था, किसी भी वस्तु को विभाजित किया जाना संभव नहीं था। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम बांट नहीं सकते, जैसे घोड़े के बदले भेड़ का आदान प्रदान नहीं होता है, क्योंकि घोड़ा बहुत महंगा होता है और भेड़ बहुत ही कम दामों की होती है। किंतु हम मुद्रा के माध्यम से इनके किसी न किसी प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल्य का मुद्रा के माध्यम से सभी उत्पादक इकाइयों में उचित आर्थिक नियमों का पालन करते हुए वितरण किया जा सकता है। अब देखिए, मुद्रा के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेज वृद्धि संभव हुई है कि मुद्रा के प्रचलन के आ जाने के कारण ही हमारा राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाला व्यापार राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसका दूसरा नाम है विदेशी व्यापार। दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं या सेवाओं का आयात निर्यात होता है तो उसे हम विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में व्यापार का क्षेत्र सीमित होता है, इतनी अधिक मात्रा में व्यापार संभव नहीं होता। वर्तमान समय में राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को अत्यधिक बल मिला है। राज्य या सरकार द्वारा अपनी जनता के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं पर प्रमुखतः अधिक से अधिक खर्चा जो वहन कर रहे हैं उस खर्चे के रूप में बताया गया है कि सरकार को अत्यधिक व्यय करना होता है। इस व्यय की पूर्ति सरकार कर एवं सार्वजनिक ऋणों से करती है, जो मुद्रा के रूप में प्राप्त कर रही है। सरकार जैसे कर लगा रही है किसी प्रकार से या किसी प्रकार से व्यय करती है तो यह मुद्रा के द्वारा ही खर्च करती है। वर्तमान में मानव का विकास जिस स्तर पर पहुंचा है, मुद्रा को आविष्कार से ही संभव हुआ है। संभवतः मनुष्य के जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां मुद्रा की कोई भूमिका नहीं हो। तो हम कह सकते हैं मुद्रा एक साधन है, ये साध्य नहीं है, यानी कि इसको व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, यह स्वयं नहीं चलती है। तो मुद्रा का प्रचलन व्यक्ति के द्वारा ही संभव हुआ है। अब देखिए, यहाँ दो पॉइंट दिए गए हैं, बचत और साख। बचत और साख में यहाँ बताया गया है कि बचत वित्तीय संस्थाओं में गहनता से हम जानते हैं, जैसे मान लो बैंक है या अन्य कोई प्राइवेट निजी फर्म है, कोई भी महीने की जो मासिक आय है, मासिक आय में से अपना धन खर्च होने के बाद में जो पैसा संचय करता है उसको बचत कहते हैं। यानी कुल कमाए गए धन में से घर के व्यय हो जाने के बाद में बची राशि को बचत कहा जाता है। और साख का तात्पर्य यहाँ फसल नहीं है, फसल का पर्यायवाची नहीं है साख। यहाँ साख का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक या सहकारी संस्था से या सामान्य किसी निजी व्यक्ति से लिया गया ऋण सही समय पर अदायगी करता है और उस सही समय पर अदायगी करने को ही साख कहते हैं या साख कहलाता है। अब देखिए, इस स्थिति एक में दिया गया है कि कैसे एक प्रमुख कहानी दी गई है कि पंकज राजस्थान के सीकर जिले के कटरातल गांव में अपने माता पिता, दो भाई और एक बहन के साथ रहता है।
वह शिक्षित एवं ऊर्जावान युवक है। उसने एक अच्छे संस्थान से व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की। व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं जिसमें पढ़ने के बाद में अपना खुद का काम धंधा खोल सके। वह अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना चाहता है। उसके पास व्यवसाय के अनेक विकल्प हैं। उसे बाजार की अच्छी समझ है। वह व्यवसाय के तरीकों को भली प्रकार जानता है। पूंजी के अभाव में वह स्वयं का व्यवसाय स्थगित नहीं कर पा रहा है। उसके पिता एक सामान्य कृषक हैं जो परिवार की आवश्यकता को पूरा कर पाते हैं। इस स्थिति में व्यवसाय स्थापित करने हेतु पंकज के पास एकमात्र विकल्प है कि वह आवश्यक पूंजी उधार प्राप्त करे। क्योंकि पंकज के पिता किसान हैं, वह व्यवसायिक शिक्षा तो प्राप्त कर लिया, लेकिन अब उसको खुद का व्यवसाय खोलने के लिए धन चाहिए। अब उसको धन पूंजी की आवश्यकता है, तो उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी से उधार लेनी पड़ेगी। दूसरी स्थिति में बताया गया है संजय की कहानी। संजय झुंझुनू जिले के राजपुरा गांव में रहता है। उसके माता पिता वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, सामान्यतः बीमार रहते हैं। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। उसके पास 2 हेक्टेयर का छोटा सा खेत है। उसके पास छोटी सी जमीन है बोने के लिए 2 हेक्टेयर। वह इसी खेत में कृषि कार्य करके प्राप्त आय से अपने परिवार का गुजारा चलाता है। परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व उसी का है। कृषि कार्य से प्राप्त होने वाली आय उसके परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपर्याप्त है। परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करने हेतु आवश्यक है कि संजय किसी व्यक्ति या संस्था से आवश्यक धन उधार प्राप्त करे। क्योंकि ये जितना पैसे कमाता है, संजय भी जितने पैसे कमाता है, उसका पूरा पैसा उसके परिवार की आय में खर्च हो जाता है, यानी परिवार के खर्चों पर वहन हो जाती है। अब वो क्या करे कि उसके परिवार का खर्चा कैसे चले, तो उस अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी उसको किसी एक संस्था से उसको धन उधार लेना पड़ेगा। स्थिति एक अलग है। इस स्थिति में देखिए क्या होता है। नितेश और उसकी पत्नी चांदनी जयपुर में रहते हैं। अब नितेश बैंककर्मी है, बैंक में नौकरी लग गई। उसकी पत्नी भी सरकारी सेवा में काम करती है। दोनों मितव्ययी है। मितव्ययी का मतलब है कम खर्चीला। मितव्ययी का अर्थ है कम खर्चीला, तथा उन्हें विरासत में अच्छा आर्थिक आधार मिला है। दोनों अपनी आय के छोटे से हिस्से से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट कर लेते हैं। इनके पास आय का एक पर्याप्त हिस्सा बचत के रूप में रह जाता है। क्योंकि दोनों ही, एक तो नितेश बैंककर्मी बैंक में सेवा दे रहा है, और उसकी पत्नी चांदनी सरकारी सेवा में है, सरकारी नौकरी करती है। तो देखिए अब हम 3 स्थितियां पढ़े, 3 कहानियां पढ़े। स्थिति 1, स्थिति 2 और स्थिति 3। 1 में हमें पंकज के बारे में पढ़ा, खुद का व्यवसाय करने के लिए उधार पूंजी मांग रहा है। स्थिति 2 में हमने संजय के बारे में पढ़ा, संजय परिवार का खर्चा नहीं चला पाता है। और स्थिति 3 नितेश की कहानी पढ़ी। अब नितेश दोनों पति पत्नी जो है नौकरी करते हैं, उनके पास बहुत सा हिस्सा बचत के रूप में रहता है। अब देखिए स्थिति 1 में पंकज को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने में इनमें खर्च हुआ। स्थिति 2 में संजय ने अपने किसी भी प्रकार से परिवार का खर्चा चलाने के लिए उधार लेना पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार अर्थशास्त्र में ऋण या उधार प्रदान करने को साख प्रदान कहा जाता है। कि कोई ऋण ले रहा है उधार और सही समय पर अदायगी करता है तो वह साख कहलाती है। उसकी साख अच्छी रहती है। सही समय पर अदायगी नहीं करता है तो उसकी साख कमजोर बन जाती है, उसको कोई उधार नहीं दे पाता है। अब देखिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विनिमय में एक पक्ष वस्तु क्रय करता है तो दूसरा पक्ष विक्रय करता है। क्रय तथा विक्रय एक ही सौदे के 2 पक्ष हैं। इसी प्रकार वित्त या कोषों में लेन देन में एक पक्ष उधार या ऋण प्राप्त करता है तो दूसरा पक्ष साख उधार या ऋण प्रदान करता है। इस प्रकार वित्तीय लेन देन में जितनी राशि ऋण की प्राप्त होगी उतनी राशि प्रदत्त साख की जाती है। तो हम कह सकते हैं, देखिए स्थिति 3 में नितेश और चांदनी ने अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा बचत के रूप में रखा, संचय किया, इकट्ठा किया। तो इसमें एक आ गया कि आय का वह भाग जिसे उपभोग नहीं किया गया है, यानी महीने पर उसको खर्च नहीं करते हैं, उसको कहा जाता है बचत। वह बचत कहलाती है। तो उपभोग पर आय का अधिक ही बचत है।
तो हम इन तीनों स्थितियों के बारे में आप जान सकते हैं, यहाँ विस्तार से दिया गया है। अब देखिए, नितेश और चांदनी के पास ही बचत होती है और संजय और पंकज जो है उधार ले तो किससे ले? अगर वह सरकारी संस्था से लेता है तो कम ब्याज पर ऋण मिल जाएगा, और अगर प्राइवेट निजी किसी व्यक्ति से ऋण लेता है तो वह ऋण की दरें ज़्यादा होती है। अब नितेश के पास पैसा है, बचत है, नितेश अपना पैसा जमा कराए तो कहाँ करवाए? क्योंकि नितेश बैंक में जमा कराता है तो उसका पैसा सुरक्षित रहता है, और बाहर किसी शेठ साहूकार को देता है तो उसका पैसा लौटाए या नहीं लौटाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसमें हमने विस्तार से जाना है, इसमें बता रखा है कि हमें क्या करना चाहिए। जिसके पास बचत होती है उसको बैंक में ही जमा करानी चाहिए, जिसको ऋण की आवश्यकता है उसको ऋण लेने के लिए बैंक से ही लेना चाहिए, क्योंकि बैंक सहकारी संस्था होती है। अब देखिए, इस प्रकार चांदनी और नितेश बैंक में पैसा जमा कराते हैं, तो संजय और पंकज इनको किसी निजी फर्म से पैसा न लेकर के बैंक और सहकारी समिति से ही पैसा लेना चाहिए, क्योंकि उनकी ऋण की जो दर होती है बहुत कम होती है। इन तीनों स्थितियों से हम बचत और साख के बारे में जान गए। अब देखिए, वित्तीय मध्यस्थ। वित्तीय मध्यस्थ वे संस्थाएं तथा फर्म होती है जो वित्तीय बाजार में जमाकर्ता तथा उधार लेने वालों के बीच एक सेतु यानी पुल जो आपस में जोड़ता है, मध्यस्थ का कार्य करती है। इसमें कोई संस्थान भी हो सकती है सरकारी, तो कोई फर्म भी हो सकती है। फर्म यानी कोई किसी प्रकार का समूह। ये संस्थान उन व्यक्तियों से धन प्राप्त करती है जो अपनी आय के कम खर्च करते हैं, अर्थात बचत करते हैं। तो इस प्रकार उन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को साख उपलब्ध करवा देते हैं जिन्हें उत्पादन या उपभोग हेतु धन की आवश्यकता है। जब बचतकर्ता अपनी बचत को इनके पास जमा करवाते हैं तो उन्हें उचित ब्याज प्राप्त होता है तथा धन डूबने का जोखिम बहुत कम रहता है। जमाकर्ता के पास यही सुविधा होती है कि उन्हें जब जरूरत हो वे अपनी जमाओं को तुरंत अल्प सूचना पर वापस ले सकते हैं। इस प्रकार उधार लेने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं को वित्तीय मध्यस्थ के अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। वित्तीय मध्यस्थों के पास सदैव धन की उपलब्धता बनी रहती है, क्योंकि वित्तीय मध्यस्थ में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जमाकर्ता और ऋण उधार लेने वाले व्यक्ति, जिसको हम प्रमुखतः जमाकर्ता जिनके पास बचत होती है उनको कहते हैं जमाकर्ता, जो अपनी बचत का इकट्ठा पैसा जमा कराते रहते हैं। जमाकर्ता को एक लाभ है, वह जब चाहे अपनी जमा की गई रकम को वापस निकलवा भी सकता है। और बैंक जो ऋण लेने वाला है, ऋण उधार लेता है, उसको ऋण ऊंची दर पर ब्याज पर ऋण दे देता है। ये उचित ब्याज दर तथा स्वीकार्य आसान शर्तों पर साख प्रदान करते हैं। बैंक एक महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यस्थ है। अब देखो, बैंक को एक महत्वपूर्ण और वित्तीय मध्यस्थ इसलिए कहा गया है क्योंकि बैंक एक सहकारी संस्था है। सरकार के द्वारा बैंक का संचालन किया जाता है। बैंक जो लोग ऋण लेते हैं उस ऋण की दर भी बहुत कम होती है। और जो निजी फर्म होते हैं, निजी कोई सामान्य व्यक्ति होता है, अपना निजी, जैसे मान लो दोस्त मित्र रिश्तेदार ये होते हैं, तो इनकी ब्याज की दर बहुत ज़्यादा होती है, जबकि बैंक के ब्याज की दर बहुत कम होती है। लेकिन इसमें एक विशेषता ये भी है कि बैंक की आय क्या होती है। देखिए, बैंक जमाकर्ता और ऋण लेने वाले व्यक्ति, इन दोनों की जो ब्याज की दर है उसमें अंतर होता है। जमाकर्ता को यानी बचत करने वाले को बैंक ब्याज कम देता है, और जो ऋण लेने वाला है उस ऋण लेने वाले व्यक्ति से बैंक ब्याज ज्यादा लेता है। तो दोनों लोगों की, जमा कराने वाले और ऋण लेने वाले लोगों की ब्याज की जो दर है उस दर को ही बैंक की आय कहा जाता है, जिसे बैंक अपने कर्मचारियों को वेतन देता है और उन सबको अपनी आवश्यकता के अनुसार लोगों को ब्याज के ऊपर ऋण उपलब्ध करवाता है, और उसकी बचत भी होती है बैंक। अब देखिए, बैंक अपनी बचत को
आरबीआई बैंक में जमा कराता है, जो हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे हम सामान्य व्यक्ति अपनी बचत का पैसा जमा कराते हैं केवल बैंक में, और बैंक जितने भी हैं सब अपने निजी हैं, और हमारा केवल सरकारी बैंक एक ही है आरबीआई। इस आरबीआई में बैंक जमा कराते हैं अपनी बचत का पैसा, और अपनी बचत वो जो अपने कर्मचारियों को देने के बाद में जो वे खर्चा या जो धन बचता है उस धन को बैंक अपने आरबीआई में जमा कराते हैं। तो इस प्रकार हम जाने हैं कि हमें 3 स्थितियों के बारे में जाना, पंकज, संजय और नितेश। तो सबसे बढ़िया लगा हमें संजय जो है वो किसी प्रकार से परिवार का खर्चा नहीं चला पाता है। पंकज है व्यवसाय खोलना चाहता है, ये दोनों तो ऋण लेना चाहते हैं। नितेश और उसकी पत्नी चांदनी ये बैंक में पैसा धन जमा कराना चाहते हैं। इस प्रकार हमें तीसरी स्थिति बहुत अच्छी लगी और हमें बचत करना चाहिए। तो इस प्रकार ये दी गई है कहानी। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट पॉइंट कल फिर बताएंगे आप। थैंक यू।